17 दिसंबर से 3 दिन की नुमाइश है, आप आएंगे ना? जोश में बोलते आखिर में उसका लहजा मिन्नत भरा हो गया था। तुम जानती हो कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाना मुझे पसंद नहीं। इन्होंने मुकम्मल इनकार नहीं किया था। इसी से हौसला पकड़कर वो बोली, मगर थोड़ी देर को तो जा सकते हैं बाबा जान। ये मेरी पहली एग्जीबिशन है और इस बहाने आप मेरी पेंटिंग्स भी देख लेंगे। जानते हैं, इस बार मैंने स्टिल लाइफ और लैंडस्केपिंग के अलावा सी एक्सिप्स भी बनाई हैं। और कैलीग्राफी तो मैंने पहली बार ही की है। पिछले महीनों में मैंने इतने सारे नए कैनवस बना लिए हैं और आपने अभी तक कोई भी नहीं देखा। अगर दिखाना मकसूद है तो आज ही एक नशिस्त तुम्हारे कमरे में रख लेते हैं, लेकिन मैं एग्जीबिशन में नहीं आ पाऊंगा। आर्मी लाइफ के दौरान बेपुरहजूम जगहों पर जाना मुझे पसंद नहीं था और अब तो मैं रिटायर्ड लाइफ गुजारते घर तक ही महदूद हो गया हूँ। एनीवे, बेस्ट ऑफ लक। क्या हो जाता अगर बाबाजान उसका दिल रखने की खातिर कुछ देर चले जाते, ये की हामी फिर बढ़ लेते। क्या हो जाता अगर बाबाजान उसका दिल रखने की खातिर कुछ देर चले जाने की हामी भर लेते। नूरुहुदा ने तासुब से सोचकर उसे देखा। उसने अपनी आंखें झुका रखी थी, फिर भी उसकी पलकों पर लरसते आंसू नूरुहुदा को साफ नजर आए थे। नूरुहुदा बेचैन होकर उठे और उसके पास वाली चेयर पर बैठकर टेबल पर रखे उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया और कुछ कहना ही चाहते थे कि उसने आहिस्तगी से अपना हाथ उनके हाथ के नीचे से निकाला और उठकर यूं ही रुख फेरे अंदर की तरफ बढ़ गई। जूतों समेत बेड पर चित लेटे नूरुहुदा को अपनी कनपट्टियों पर नमी का एहसास हुआ था। वो उठ बैठे, अपने चेहरे पर से आंसुओं को साफ करके हाथ अपनी आंखों के सामने किया और पूरों पर ठहरी नमी को देखने लगे। जो आज तुम यहाँ होती तो देखती कि जो आंसू तुम्हारी आंखों से ना बह सके वो 27 सालों से मेरा चेहरा भिगो रही हैं। बेसबब तो नहीं तेरी यादें, तेरी यादों से क्या नहीं सीखा। ज़ब्त का हौसला बढ़ा लेना, आंसुओं को कहीं छुपा लेना, कांपती डूबती सदाओं को चुप की चादर से ढांप कर रखना, बेसबब भी कभी हंसना जब हो बात कोई तलखी की, मौजूए गुफ्तगू बदल देना। बेसबब तो नहीं तेरी यादें, तेरी यादों से क्या नहीं सीखा। वो थकते थकते से उठे और खिड़की का पर्दा हटाकर बाहर झांका। पोर्च की तेज रोशनी में तानिया बार बार हॉर्न बजा रही थी। फिर अजहर फरूकी चंद लम्हों बाद अपने पोतों के साथ नजर आए। संभलने के लिए हमेशा ठोकर की जरूरत क्यों होती है? फ्रंट डोर खोलकर बैठते अजहर फरूकी को देखकर उन्होंने सोचा था। हाथ में बुके पकड़े तानिया ने अस्पताल के इंफॉर्मेशन काउंटर पर शयान के फादर का नाम बताकर उनका रोल नंबर पूछा। रूम नंबर 5। दुबली पतली लड़की ने कंप्यूटर से चेक करके उसे बताया। थैंक्स कहकर तानिया लिफ्ट की तरफ आए। लिफ्ट से निकलते ही तानिया को सामने से फायजा आती दिखाई दी। पास आने पर वो बोली, कहाँ जा रही हो? घर, फायजा ने जवाब देकर पूछा। मगर परसों क्या हुआ था? थोड़ी देर का कहकर तुम तो गायब ही हो गई। जरूरी काम याद आ गया था, उसने कहा। फायजा घर जाने का इरादा तर्क करके उसके साथ ही चलते हुए रूम में आ गई। पहला कदम कमरे में रखते ही तानिया ने शयान की मौजूदगी को महसूस कर लिया था, मगर जानबूझकर नजरअंदाज करके वो बेड पर लेटे शख्स की तरफ आ गई। बेड के साथ ही रखी मेज पर बुके रखकर उसने हल्की आवाज में पूछा, इनकी तबीयत अब कैसी है? काफी बेहतर है। अपने पीछे से शयान की बड़ी आवाज सुनकर वो संभल कर पलटी। कोशिश करके हैरान होते हुए बोली, तुम? फिर कसदन मुस्कुराई। सॉरी, मैंने तुम्हें देखा नहीं। तभी उसकी नज़र सोफे पर बैठी सब्ज आंखों वाली औरत पर पड़ी। उसने फौरन उन्हें सलाम किया और फायजा की तरफ देखने लगी कि इनका तारुफ करवाएगी। खुद से वो समझ नहीं सकी थी कि शयान की मदर हैं या कोई रिश्तेदार। ऐसा ही सवाल तानिया के लिए उनकी आंखों में था। फायजा ने दानिस्ता उन सवालों से आंख चुराते हुए कहा, मेरा ख्याल है बाहर चलकर बात करते हैं। यहाँ हमारी आवाज़ से अंकल की नींद खराब होगी। वो दरवाज़ा खोलकर बाहर चली गई तो तानिया और शयान भी आगे पीछे बाहर आ गए। तानिया फायजा के साथ ही बेंच पर बैठ गई। शयान दीवार से कमर टिकाए सामने खड़ा था। इतनी देर में पहली बार तानिया ने उसकी तरफ देखा। ब्लू जीन्स और वाइट शर्ट पहने उसका हुलिया रफ सा था। काले बाल बेतरतीबी से माथे पर पड़े थे। शेव बढ़ी हुई थी और आंखों के नीचे हल्के नजर आ रहे थे।
اپنے فادر کے لیے بہت پریشان ہے۔ تانیہ نے دل میں اس کے لیے ہمدردی محسوس کی۔ بہت اپسٹ ہو؟ آخر اس نے بات شروع کی۔ ابو میری زندگی کا لازمی حصہ ہیں۔ میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں مگر ان کی تکلیف نہیں۔ انشاءاللہ وہ جلد ٹھیک ہو جائیں گے، تانیہ نے دل سے کہا۔ آج کل کیا کر رہی ہو؟ وہ بات بدلنے کو بولا۔ کچھ خاص نہیں۔ تو کرو نا، اور کتنا انتظار کراؤ گی؟ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ شادی کی بات کر رہا ہوں۔ ویسے تم دونوں نے بہت مایوس کیا ہے، کیریئر کے پیچھے ہی پڑ گئی ہو، ورنہ میرا خیال تھا MBA کی ڈگریاں ملتے ہی تم دونوں ڈولی میں بیٹھ جاؤ گی۔ جان بوجھ کر اس نے یہ ٹاپک شروع کیا ہے۔ اس خیال سے تانیہ کو اس پر غصہ آنے لگا۔ فائزہ بھی کچھ چڑ گئی۔ تم اپنا خیال چھوڑو اور انکل کا خیال کرو۔ کتنا ارمان ہے انہیں تمہارے سر پر صحرا دیکھنے کا۔ یوں بھی عمر میں تم ہم دونوں سے ہی 3 سال بڑے ہو۔ پہلے تمہاری شادی ہوگی، ہمارا نمبر تو بعد میں آئے گا۔ میں اس کی شادی تک انتظار نہیں کرنے والی۔ مطلب؟ فائزہ نے پوچھا۔ میں شادی کر رہی ہوں، وہ غصے میں بنا سوچے سمجھے ہی بول گئی۔ زبردست! شایان کی آواز پر اس نے اس کی طرف دیکھا۔ اگر کوئی امید تانیہ کے دل میں تھی بھی تو اس وقت ختم ہو گئی۔ شایان کے چہرے پر خوشی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ کب کر رہی ہو شادی؟ بہت جلد، وہ جذبز ہو کر بولی۔ شادی میں بلاؤ گی نا؟ آف کورس! اور بھلا میری شادی تمہارے بنا ہو سکتی ہے؟ وہ جھنجھلانے والی مسکراہٹ کے ساتھ بولی تو شایان بس اسے دیکھ رہا گیا۔ پھر وہ فوراً ہی اٹھ گئی۔ اچھا فائزہ، میں اب چلتی ہوں، ٹھیک ہے؟ میں شام کو فون کروں گی۔ بائے، وہ کہہ کر شایان کی طرف دیکھے بغیر تیزی سے چلتی لفٹ کا انتظار کرنے کی بجائے سیڑھیوں سے نیچے اتر گئی۔ شایان کوریڈور کے بیچوں بیچ کھڑا اسے لمحہ لمحہ خود سے دور جاتا دیکھ رہا تھا۔ فائزہ اٹھ کر اس کے پاس آ کر بولی، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے شایان، تم نے کبھی تانیہ سے محبت کی ہی نہیں۔ اس کی آواز میں تپش محسوس کر کے شایان نے اسے دیکھا اور دھیمی آواز میں کہا، محبت کرتا ہوں، اسی لیے تو۔ پھر ہونٹ کاٹ کر بیچ میں ہی چپ ہو گیا۔ تب تو مجھے تم پر غصہ نہیں ترس آنا چاہیے۔ محبت سے ڈر جانے والے کمزور شخص پر ترس ہی آ سکتا ہے۔ بول کر وہ رکی نہیں، ایک جھٹکے سے آگے بڑھ گئی اور شایان شکستہ سے انداز میں وہیں بینچ پر بیٹھ گیا۔ انٹرس سے اندر پیر رکھتے ہی تانیہ نے ڈائننگ روم سے آتی آوازوں کو سنا۔ وہ وہیں رک گئی۔ اندر مریم کے مہمان آئے بیٹھے تھے۔ اندر سے آتی آوازوں سے اس نے اندازہ لگایا کہ عروسہ بھی ڈرائنگ روم میں موجود تھی، مگر وہ اس وقت کسی میل ملاپ کے موڈ میں نہیں تھی۔ لیکن مشکل یہ تھی کہ ڈرائنگ روم کا دروازہ کھلا تھا اور لاؤنج کی سیڑھیاں ٹھیک ڈرائنگ روم کے سامنے تھیں اور یہی سیڑھیاں اس زینے تک جاتی تھیں جس پر تانیہ کا کمرہ تھا۔ اب اگر وہ اپنے کمرے میں جانے کے لیے سیڑھیوں تک آتی تو کھلے دروازے سے اسے دیکھا جا سکتا تھا۔ تانیہ نے کچھ سوچ کر دروازہ بند کیا اور باہر آ گئی۔ لان کا چکر کاٹ کر وہ قصر فاروقی کے پچھلے حصے کی طرف نکل آئی۔ اب اس کے سامنے سیاہ آبنوس کا بے حد لمبا اور کافی چوڑا منقش دروازہ تھا، مگر اس دروازے کے دونوں پٹون کو پکڑ کر دھکیلتے ہوئے تانیہ کو کچھ زیادہ طاقت نہیں لگانی پڑی۔ دروازہ کھلتے ہی تانیہ پر جیسے طلسم ہوش شربا کا کوئی باب کھلا تھا۔ کم از کم تانیہ کو یہ جگہ کسی جادو نگری کی طرح ہی لگا کرتی تھی۔ قصر فاروقی کا یہ پورشن باقی گھر سے الگ تھلگ تھا اور تقریباً نااستعمال ہونے والا تھا۔ تانیہ نے ایک قدم اٹھایا اور وسیع ہال میں آ گئی۔ ہال کے دونوں جانب آمنے سامنے دو دروازے تھے۔ بائیں طرف کا دروازہ ڈائننگ روم میں کھلتا تھا جس کے ایک جانب کچن موجود تھا۔ ڈائننگ روم میں دوسری طرف ایک اور دروازہ تھا جو راہداری سے جڑا تھا جس کے آگے لاؤنج تھا۔ دوسرا دائیں جانب کا دروازہ ایک لمبے کوریڈور میں پہنچتا جس کے آگے سٹنگ روم اور اس سے آگے لاؤنج تھا۔ لاؤنج میں بائیں جانب اظہر فاروقی کا کمرہ اور اس کے ساتھ ہی لائبریری سے ملحق اسٹڈی تھے، جبکہ دائیں جانب رہائشی کمرے تھے اور دائیں جانب سے ہی سیڑھیاں اوپر کے کوریڈور تک جاتی تھیں جہاں دونوں جانب کمروں کی قطاریں تھیں۔ یعنی اگر کوئی اس ہال کے ایک دروازے سے نکلتا تو پورے قصر فاروقی کا چکر کاٹ کر واپس یہیں آ پہنچتا۔ اس پورشن کی انوکھی خصوصیت تھی کہ وہ بیک وقت گھر کے ہر حصے سے جڑا بھی تھا اور پورے گھر سے الگ بھی تھا۔
हॉल के दाखिली दरवाज़ों के सामने दबीस कालीन का बड़ा सा टुकड़ा था, जिसके साथ रखा लकड़ी का आरामदेह फर्नीचर उसे नशिस्त गाह का रूप दे रहा था। दाईं तरफ की दीवार पर बड़ा सा आईना था जिस पर आर्ट वर्क किया गया था। आईने के नीचे एक छोटी मेज के साथ 2 कुर्सियां थी, जबकि हॉल की बाकी दीवारों पर भी कई तरह की पेंटिंग्स अवेजा थी और छत से बड़ा सा झूमर लटक रहा था। नाक की सीध में थोड़े आगे जाकर सीढ़ियां थी, जिनके बाएं जानिब एक ऊंचा लकड़ी का स्टूल था जिस पर घूमने वाली डाइकर के साथ पुरानी तर्ज का फोन रखा था, मगर इस फोन का कनेक्शन निकाल दिया गया था। सीढ़ियों के ऊपरी जीने के सामने एक दरवाजा था जिसके दोनों पट्टों पर से लटकती जंजीर में ताला लगाया गया था। तानिया ने हमेशा यही सुना था कि वो कमरा स्टोर रूम है। ये जगह इतनी कुशादा थी और दरवाजे सीढ़ियों का फासला इतना ज्यादा था कि जीने वाले कमरे की बालकोनी इमारत के सामने की तरफ से दाएं जानिब खुलती थी। वैसे तानिया के लिए तो स्टोर रूम में बालकोनी की मौजूदगी काफी हैरान कुन थी, जबकि बालकोनी में बड़ा सा लकड़ी का झूला था और छत से विंड चाइनीज लटक रहे थे, जिनका मदर संगीत चांदनी रात में महबूद कर दिया करता था। इजाफी हैरत की बात तो ये थी कि बालकोनी में रखे गमलों में लगे पौधे और मॉर्निंग ग्लोरी की खूबसूरत बैल हरी भरी थी, लेकिन तानिया ने कभी किसी को इन्हें पानी देते नहीं देखा था। घर के किसी फर्द से तो उन्हें पूछना ही बेकार था, मगर नौकरों से भी एक आध बार उसने जानना चाहा तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि वो कभी उस कमरे में नहीं गए। इस हॉल के तमाम दरवाजे, सीढ़ियों और जीने की रेलिंग, हद तो ये है कि तमाम फर्नीचर भी मनकश अबनूसी लकड़ी का था। यूं तो सारा कस्र फरूकी ही सफ़ेद संगमरमर से बना था, मगर सियाह और सफ़ेद का ये पुरकशिश इम्तजाज घर के और किसी हिस्से में नजर नहीं आता था। ऐसा लगता था कि वक्त के साथ साथ बाकी घर की रेनोवेशन तो होती रही, मगर इस हिस्से को जानबूझकर हाथ नहीं लगाया गया। यहाँ वक्त को कैद कर दिया गया था। हॉल के दरवाजे से अंदर दाखिल होकर बाईं तरफ के दरवाजे से गुजर कर डाइनिंग रूम में आते तानिया को महज चंद सेकंड ही लगे थे, मगर उसे यूं लगा जैसे एक अहद से गुजर आई हो। लाउंज में कदम रखने से पहले उसने डाइनिंग रूम से आती आवाज़ पर ध्यान दिया। वो सब बदस्तूर गपशप में मसरूफ थे। तानिया ने इत्मीनान से अज़फ़रूकी के कमरे तक आई और दस्तक देने वाली थी कि किसी ने कहा, कर्नल साहब अपने कमरे में नहीं हैं। तानिया ने मुड़कर बहादुर को देखा, जो ड्राइंग रूम में चाय लेकर जाता उसे देखकर रुक गया था। कहाँ गई हैं? उसने पूछा। ज़मीनों पर गए हैं, कल शाम तक आ जाएंगे। आपको कुछ काम था तानिया बीबी? नहीं, तुम जाओ। तानिया ने उसे जाने को कहा, फिर खुद ही उस आवाज़ देकर रोक लिया। बहादुर जी। तानिया बीबी। वो रोबोट की तरह वापस मुड़ा। जब मेहमान चले जाएं तो मुझे बता देना, मैं दादा जान के कमरे में हूँ। ठीक है जी। वो कहकर चला गया तो तानिया दरवाज़ा खोलकर कमरे में आ गई। कुछ देर तक तो वो यूं ही खड़ी रही जैसे सोच रही हो अब क्या करे। फिर उसने हैंड बैग बेड पर डाला और खुद भी जूते उतारकर आराम से लेट गई। वो जिस जाविये से लेटी थी, आतिशदान के ऊपर लगी तस्वीर उसकी आंखों के सामने थी। करने को और तो कुछ था नहीं, वो यूं ही उस तस्वीर को देखने लगी। ये तस्वीर किसी 19-20 साल की नौजवान लड़की के चेहरे का क्लोजअप थी। शादा पेशानी पर ठीके आईब्रो कुमान की तरह कांटदार थे। बड़ी बड़ी सुनहरी माइल गुलानी आंखें, जिन पर खमदार पलकों की घनी झालर थी। सतवा नाक, गाल सुर्खी माइल भरे भरे थे। होंठ गिदाज और ठोड़ी कदरे बारीक थी। चेहरे की रंगत कुंदनी थी, जिसके तराफ में शहद जैसी रंगत वाले सिल्की लंबे बाल बिखरे हुए थे। कानों में मोतियों के आवेजे लटक रहे थे और कंधों पर बड़ा सफ़ेद दुपट्टा भी नजर आ रहा था। वो जो भी थी बिलाशुबा हसीन थी, मगर हुस्न भी तो 2 तरह का होता है। कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिनको देखते ही आंखें चुंधी आ जाती हैं, क्योंकि कुछ और नजर ही नहीं आता। फिर जब वो आंखों से ओझल हो जाते हैं तो जहन यूं हड़बड़ा कर जागता है जैसे नींद से जागा हो। फिर जितनी बार उन्हें देखा जाए अपनी कशिश खोते जाते हैं। अलबत्ता कुछ चेहरे ऐसे भी होते हैं जो आंखों को चुंधियाते नहीं बांध लेते हैं, यूं कि फिर किसी और तरफ देखने को दिल ही नहीं चाहता। फिर चाहे वो आंखों से ओझल हो जाएं, उनका असर बाकी रहता है और जितनी बार वो सामने आए लगता है पहली बार देख रहे हैं। उस लड़की का चेहरा भी उन चेहरों में से था जिनसे नजर नहीं हटती, बिल्कुल इसी तरह जैसे अब तानिया की नजर नहीं हट रही थी। तानिया ने कई बार देखा था कि अज़फ़ फ़रूकी किसी बुत की तरह बैठे घंटों इस तस्वीर को तका करते थे। उनकी महवियत पर तानिया को हैरत हुआ करती थी, लेकिन अब खुद उस तस्वीर को देखते हुए बिल्कुल महव हो चुकी थी। मगर इस महवियत की वजह महज उस लड़की का हुस्न नहीं था। तानिया ने वो तस्वीर तो सैकड़ों बार देखी थी, मगर तस्वीर वाली को कभी नहीं देखा था। फिर भी पता नहीं क्यों उसे ये चेहरा बहुत मानूस लगता था। उसके जहन में वो सवाल सर उठा रहे थे जो बचपन से उस तस्वीर को देखकर उसके जहन में आते थे। वो कौन है? इसकी तस्वीर इस घर में क्यों लगी है? इसका इस घर के मकीनों से क्या ताल्लुक है? मगर तानिया जानती थी कि इन सवालों को सोच लेना जितना आसान है, उनके जवाब जानना पाना उतना ही मुश्किल। उसे याद था एक बार जब वो बहुत छोटी थी तो उसने मरियम से पूछा था, मामा वो लड़की कौन है जिसकी तस्वीर दादा जान के कमरे में लगी है? तुम्हें उसके बारे में जानना है? वो एकदम गैज़ो गज़ब से बोली। तानिया ने चाहा इनकार कर दे, मगर नन्ही सी बच्ची सहम कर हाँ में सर हिला बैठी। फिर क्या था, मरियम ने झपट कर उसका बाजू अपनी आहनी गिरफ्त में लिया और उसके गालों पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। नूरू हुदा ने मरियम को इस हरकत पर डांटा और कोने में खड़ी दहशत से कांपती तानिया के पास आए। वो इस कदर खौफजदा हो चुकी थी कि रो भी नहीं पा रही थी और रोने की कोशिश में उसका हलक से ला यानी आवाज़ ही निकल रही थी। 5-6 साल की बच्ची को गोद में बिठाकर वो सोफे पर आ बैठे। कितनी ही देर तक नूरुहुदा से अपने सीने से लगाए थपथपाते रहे। वो कभी इसके बालों में उंगलियां चलाते, कभी उसके मसले गए गालों पर प्यार करते। बहुत देर बाद कहीं जाकर वो नॉर्मल हुई थी, मगर इसका जहन में खौफ बैठ चुका था। फिर कुछ दिन बाद अज़फ़र फ़रूकी ने उसे बहुत नरमी से समझाया कि वो कभी तस्वीर वाली लड़की के बारे में कोई बात नहीं करेगी। उसका खौफ कुछ और गहरा हो गया। फिर उसने खौफ के मारे कभी इस लड़की का जिक्र नहीं किया।
وقت کے ساتھ ساتھ تانیہ کا خوف تو ختم ہو گیا، مگر وہ یہ بھی سمجھ گئی کہ وہ لڑکی چاہے جو بھی ہو اس کا ذکر شجرے ممنوع ہے، پھر ایسے سوال کرنے کا کیا فائدہ جن کا جواب نہ ملے۔ یہ سوچ کر اس نے کبھی اس لڑکی کے بارے میں اپنے ذہن میں تجسس پیدا ہی نہیں ہونے دیا۔ بھلا اگر دادا جان کے کمرے میں کسی لڑکی کی تصویر لگی ہے تو لگی رہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک دم سے تانیہ کو احساس ہوا جیسے وہ اس لڑکی کے بارے میں سوچ کر اپنا وقت ضائع کر رہی ہے۔ وہ بیزاری سے رخ بدل کر اٹھ بیٹھی۔ کوئی فائدہ نہیں، کوئی کبھی نہیں بتائے گا کہ یہ کون ہے۔ اس نے کوفت سے اپنا سر جھٹکا اور بیڈ سے اٹھنے ہی والی تھی کہ ٹھک کر رک گئی۔ اس کی نظر دادا جان کی اسٹڈی ٹیبل پر رکھی ریڈ ڈائری پر اتفاقاً ہی پڑ گئی تھی۔ لوگ ڈائری لکھتے ہیں مگر اس نے دادا جان کو ہمیشہ ڈائری پڑھتے دیکھا تھا۔ دیکھوں تو صحیح اس ڈائری میں کیا لکھا ہے۔ اس کے اندر تجسس جاگا۔ ٹیبل سے ڈائری اٹھا کر وہ دوبارہ بیڈ پر آ بیٹھی۔ تکیہ رکھ کر نیم دراز ہوتی وہ ڈائری کا پہلا صفحہ کھول کر پڑھنے لگی۔